बाद विकास, समावेशी विकास। और इसका मतलब क्या होता है? सभी लोगों का विकास और सभी क्षेत्रों का उत्थान। तो इसलिए तो इस पूरी एनडीए सरकार की ये सोच ही है, ये फिलॉसफी भी है। आप रहे हैं शिक्षा मंत्री, आपको याद आया इक्विटी की बात कर रहे हैं, कहा नहीं आप लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दिए? क्यों नहीं खोले? आपको खोलना चाहिए था। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यस मंत्री कहाँ है सर? कैबिनेट मंत्री है नहीं। अभी गए हैं चेयरमैन साहब के पास। नहीं, कैबिनेट मंत्री है ही नहीं। जस्ट आई एम कॉलिंग नहीं ठीक। कैबिनेट मंत्री होना जरूरी है। आप सही याद दिलाते हैं जयराम। कॉलिंग प्लीज। हाँ, लेट हिम स्पीक। He has come, please. ये मैं कह रहा था। Please. ये मैं कह रहा था। Sir, the Lok Sabha and all these areas are part of the proceedings. So unnecessarily. Please, Jairam. Let him speak. क्यों शिक्षा मंत्री रहे? लेह में क्यों नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला? लेह कहाँ है? सबसे हमारा दूरस्थ इलाका है। इक्विटी क्या मांग करती थी? क्यों वहां खुलना चाहिए था? आप जो है शिक्षा मंत्री थे। ऑलरेडी डेड पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप शिक्षा मंत्री थे। हाँ, आप नहीं हैं। आप नहीं है तो कहाँ हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया था ऑलरेडी, मैंने कह दिया माननीय गोहिल जी। आपको वो कोरिया एग्जामिन होगा, देखा जाएगा। प्लीज लेट हिम स्पीक। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप ये देखिए, वो शिक्षा मंत्री रहे हैं। कह दिया प्लीज। इस मेंबर, इस सदस्य, वो इस मेंबर के हाउस सदस्य हैं। वो नहीं है तो क्या उनको सिर्फ भाषण देने का अधिकार है? उनको रहना चाहिए था। ऑलरेडी टोल्ड इट। प्लीज। सर, एक छोटी सी बात। माननीय आरपी सिंह जी ने जो कहा, आरसीपी सिंह जी ने जो कहा कि माननीय सदस्य ने कुछ बात कही। सर, जितना मेरा 4 बार के लोकसभा सांसद के नाते अनुभव है, जो भी पहला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपना भाषण करता है, वो अगले 4-5 भाषण तक तो सुनने के लिए इंतज़ार करता ही था। लेकिन उन्होंने जो बात उठाई वो बहुत महत्वपूर्ण है सर। उनका समय इतना कीमती है कि किसी एक केस को लड़ने के लिए लाखों रुपए मिलते होंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता देने के लिए कहीं और। नो, आई एम नॉट अलाउड। मैंने कह दिया प्लीज। ठीक, मैंने कह दिया कि प्लीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। नहीं, प्लीज, आई एम नॉट अलाउइंग। लेट हिम स्पीक। ही हैज नॉट यील्डेड। नहीं, नो, प्लीज। लेट रामचंद्र बाबू, आप कंटिन्यू करें। प्लीज कंटिन्यू करें। प्लीज नहीं, प्लीज कोई बातचीत आपस में बैठकर की हुई बातचीत कोई रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। आप बोले, आपका समय। आप देखें ग्रोथ और इक्विटी की बात हो रही है। प्लीज ग्रोथ और इक्विटी की बात हो रही है। ग्रोथ और इक्विटी की बात हो रही है। प्लीज आपस में बैठकर बातचीत ना करें। प्लीज आपस में बैठकर बात ना करें, उन्हें बोलने दे प्लीज। ग्रोथ और इक्विटी की बात हो रही है। प्लीज। जब कोरोना था, वो श्रीमान जी तो दिल्ली में थे, मैं तो 73 दिन अपने गांव में था। और जरा देखिए, जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पूरा का पूरा बजट है, वो किसके लिए होता है? गांव में देखिए जाकर के, जिसमें कोरोना का था, जितने भी जनधन के हमारे खाते गरीब महिलाओं की थी, मैं गांव में था, सबके खाते में 500-500 रुपया जा रहा था। ये क्या है? सब लोगों को उनके घर पर फ्री में अनाज मिल रहा था। ये क्या था? और हमारे बिहार के जितने हमारे साथी, श्रमिक साथी देश के अन्य कोनों में फंसे हुए थे, सबके खाता में हमारे नेता नीतीश बाबू ने 1,000 रुपया दिया। और जब वो बिहार आए, उनको रहने की व्यवस्था की गई और एक व्यक्ति पर 5300 रुपया खर्च किया। ये क्या है? जब हमारे यहां इतनी बड़ी महामारी चल रही है और अब डाटा क्या दे रहे हैं? डाटा दे रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना कम हो गया, सारे उद्योग बंद हो गए,
चीज का, उसमें जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण था। और इसलिए आप खोजिएगा कि सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना कम हो गया, जब चीज ही बंद है, उद्योग बंद है, तो जाएगा ही नीचे। लेकिन काम कहां हो रहा था? काम हो रहा था एग्रीकल्चर में, खेती में काम हो रहा था। गांव में महामारी की पहुंची नहीं थी, तो वहां जरा देख लीजिए, इस कोरोना काल में भी जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें कितना शानदार काम हुआ। आज भी जो है आपके पास सरप्लस अनाज है। सब जगह लोग, किसान इतनी पैदा कर रहे हैं कि सब जगह मांग करते हैं कि हमारी खरीदारी हो। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरी की पूरी जो सरकार है, इनका फोकस कहां रहता है? इनका फोकस वही रहता है। आप जरा देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, हमारे स्कूल बंद रहे, लेकिन आप जरा देख लीजिए जितनी बच्चों को हमारे बिहार में, आवाज बाहर बहुत ज्यादा आ रहे, मैं तो हैरान होकर अंदर आया और मैंने देखा आरसीपी सिंह तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हाँ, रवि आल्सो स्पीक्स लाउड, बिहार इज सम ऑफ द लीडर्स। और मुझे बीच में अनुराग जी मुझे बताया गया कोई मिनिस्टर नहीं था, इस स्थिति नहीं होना चाहिए। रूपाला जी आप दोनों है, किशन भी है मेरे, नहीं आप आए तो ठीक है। इवन अदरवाइज budget discussion, some senior minister should always be there. Minister for MOS, Finance, he takes care of the debate, etc. But others also, please. जी, तो कोरोना काल में भी स्कूल बंद थे, लेकिन जो बच्चियों को साइकिल मिलना था, उसके पैसे उनके खाते में पहुंचा दिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो सरकार है, इसकी सोच ही है कि जो भी हमारे सबसे बिल्कुल अंतिम छोर पर गांव में रहते हैं, उनको विकास की सब चीजों का लाभ मिल जाए। आप कह रहे हैं कि साहब बड़े लोगों के लिए सिर्फ काम हो रहा है। एकलव्य स्कूल में कौन पढ़ता है? जो हमारा आदिवासी इलाका है, एकलव्य स्कूल में कौन पढ़ता है? और उस एकलव्य स्कूल में और अच्छी पढ़ाई हो, और अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए बजट में प्रावधान है। आप कह रहे हैं बड़े लोगों के लिए काम करते हैं। 1000 करोड़ की व्यवस्था किसके लिए किया गया है? जो आसाम में, बंगाल में हमारे जो टी वर्कर हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किया गया है। ये क्या चीज है? यही तो इक्विटी है, यही तो न्याय के साथ विकास की बात है कि सभी क्षेत्रों का विकास हो। इतना ही नहीं, अगर आप देखिए कि पूरा का पूरा आज जो एजुकेशन का सेक्टर है, इस पूरे कोरोना काल में कितना प्रभावित हुआ। लेकिन मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 30 लाख से ज्यादा टीचरों को उसके लिए ट्रेन किया गया, जिससे कि बच्चे पढ़ सकें। और आगे 92 लाख हमारे ऐसे टीचर हैं जिनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो ठीक से पढ़ा सके। अब बताइए, स्कूल में कौन पढ़ता है? ग्रामीण स्कूल में कौन पढ़ता है? सब गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं, और इसका सीधा लाभ उनको मिले। तो इस सरकार की तो ये सोच ही है कि जो हमारे संसाधन है उस पर सबसे पहला अधिकार किसी का है, तो गरीब का है, जो आपदा से प्रभावित है, जो महामारी से प्रभावित है। और इसलिए सरकार ने बजट कितने का था? 30 लाख करोड़ के आसपास का था। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, 34 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया। अब कह रहे खर्च खर्च खर्च, और लोग कहेंगे साहब फिस्कल डेफिसिट इतना पहुंच गया 9.50। फिस्कल डेफिसिट तो पहुंचेगा ही जब हमारे रेवेन्यू कम होगा। हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है, तो सरकार क्या खड़ी रहेगी? सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पैसे चाहे जहां से आए, जहां से हमको बोरो करना पड़े, हमारे लोगों की जीवन की रक्षा करनी, उनको हमको सुरक्षित रखना है, जिससे कि कोरोना का काल जब समाप्त हो जाएगा तो आगे फिर से हमारी इकोनॉमी ट्रैक पर है। और इसलिए आपने जो प्रयास किए हैं वित्त मंत्री जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। एक बात और है साहब, सब लोग क्या सोच रहे थे कि बजट आएगा, तरह तरह के टैक्स लगाए जाएंगे,
टैक्स तो नहीं लिया गया है कोई नया, लेकिन हाँ आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स में जो व्यवस्था है और 75 वर्ष का हमारा साल में हम लोग जा रहे हैं, 75 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर लिए हैं उन सबको जिनका सिर्फ पेंशन का इनकम है और जो उनका इंटरेस्ट इनकम है उनको आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से एग्जम्प्ट कर दिया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम और मैं अनुरोध करूंगा इसको थोड़ा सा और पीछे ले चलने का, क्योंकि कई प्रदेश में 65 साल सीनियर सिटीजन होते हैं, कई जगह 60 साल होते हैं। तो 60 साल से अगर देख लें जिनके पास सिर्फ पेंशन सोर्स है इनकम का और बैंक का जो है उनका इंटरेस्ट का है तो टीडीएस वहीं कट जाएगा। तो अगर इसको 60 साल तक आप कर देंगे तो बहुत सारे हमारे सेवाकर्मी भी हैं, बहुत सारे हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए। और आपको मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार आपने हिम्मत किया है कि बजट में कितना एफसीआई को सब्सिडी दिया जाता है उसको आपने खोल के दिखा दिया। वही हाल फर्टिलाइजर सब्सिडी का है, पूरा का पूरा इस पर एक स्टडी की जरूरत है। जितना हम फर्टिलाइजर सब्सिडी फर्टिलाइजर के कंपनियों को देखते हैं उसका जरा असेसमेंट करा लीजिए। 70% सभापति जी ये जाता है सिर्फ नाइट्रोजन पर, यूरिया पर, और इसका क्या दुष्प्रभाव होता है। एनपीके जो हमारे कृषि में खेत के लिए उत्पादन के लिए उनका बैलेंस होना जरूरी है, बिल्कुल वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होता है, वो बैलेंस खत्म हो जाता है। और मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा खास कृषि में दो चीज में जो हम देते हैं, ये सब्सिडी हम दे रहे हैं किनको, जो हमारे फर्टिलाइजर कंपनियां हैं। मैं चाहूंगा कि इसे एक असेसमेंट कर करके इसको भी डीबीटी के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 1 एकड़ पर सोच लें कितना किसान को खर्च होता है, उतना सीधे सीधे उनके खाते में दे देंगे तो किसानों को ये लाभ सीधे मिलेगा और जो इफिशियंसी है वो भी बढ़ेगी। दूसरी बात, हम लोग कृषि में सीड के लिए भी देते हैं, सीड भी देते हैं, हम लोग बांटते हैं। सीड के क्षेत्र में मैं चाहूंगा कि अगर सीड का भी जो भी अमाउंट है, जो हमारे किसान है सब जगह आज किसान दर्ज हैं, नाम उनके इंटर्ड है, उनके खाते में अगर बीज का पैसा दे देंगे तो किसानों के पास पहुंच जाएगा और मार्केट में हमारा काम होगा जो क्वालिटी बीज है उसको ले ले तो उससे निश्चित रूप से जो क्वालिटी बीज है वो भी हमारा पहुंच जाएगा। एक समस्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में आती है और वो आती है खास करके लेबर कंपोनेंट जो हमारा खेती में होता है, और मैंने पहले भी इस पर अनुरोध किया था और मैं फिर चाहूंगा कि हमारा जो पूरा का पूरा ये मनरेगा का है, मनरेगा में आप देखें सभी स्टेट्स में अगर देखिएगा जितनी राशि दी जाती है उतनी खर्च नहीं हो पाती, नेशनल एवरेज कम होता है, 100 से कम होता है। लेकिन हर एक जगह क्यों ऐसा होता है कि जो काम आपने उसमें लिखवाया कि मनरेगा में ये काम कराए जाने चाहिए। मेरा अनुरोध है कि मनरेगा में एक काम निजी भूमि पर कृषि कार्य हेतु भी अगर जोड़ दिया जाएगा तो उसका जो लेबर कंपोनेंट है वो मिल जाएगा, तो उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और मनरेगा का भी सदुपयोग होगा। एक बार फिर से मैं आपको अच्छे बजट लाने के लिए, आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो अपने बजट लाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, मुझे बताया गया आपने दूसरी सदस्य का नाम लिया और उनके बारे में कुछ कहा, ये अवॉइड करना चाहिए। ये तो वो आप फिर भी नहीं प्लीज 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 दैट इज नॉट द वे, प्लीज प्लीज। सो दिस माय एडवाइस। अरे Session has accepted that we should not argue with the chair. no, they always